नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर है चित्रकूट से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल है। दोनों को गंभीर हालत में प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। सड़क किनारे ट्रक बनाते समय यह हादसा हुआ। राजापुर क्षेत्र के बरगदीपुरवा के पास की एक घटना है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चित्रकूट में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क किनारे ट्रक बनाते समय यह हादसा हुआ था। संवाददाता सोहन लाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सोहन लाल, आपसे सबसे पहले तो जो घायल है उनकी स्थिति के बारे में जानेंगे। जी, आपको बता दूं, ये देर रात की घटना है। ये राजापुर निकट की घटना है। जैसे ही एक ट्रक जो है खराब खड़ा हुआ था, जिसको लेकर के ट्रक मालिक और उसके ड्राइवर ट्रक को बनवा रहे थे। इसी में जो है पीछे से एक अनियंत्रित ट्रक आया और उनको अपनी चपेट में लिया, जिसमें जो है मौके पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जो है 2 लोग घायल हो गए, जिनको जो है प्रयागराज रिफर किया गया है, जिसमें से एक लोग की रास्ते पे मौत हो गई है और अभी 2 लोगों की भी हालत जो है गंभीर स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और अगर हम मृतकों की बात कर रहे हैं, जो हादसा हुआ है इसमें कोई छानबीन चल रही है क्या? कोई जांच चल रही है, कोई कार्रवाई? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से हुआ देर रात का मामला, तो पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के परिजनों को सूचना दी है। और जहां तक सूचना मिल रही है, परिजनों ने साजिशन हत्या का जो है आशंका जताई है कि जानबूझकर के ऐसा किया गया है। फिलहाल अभी जो है पुलिस शवों को अपने कस्टडी में लेकर के मर्चरी में भेज दिया है। अब आगे की छानबीन में जुटी हुई है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से खबर, सपा ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की घोषणा की है। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने घोषणा की है। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 51 सदस्यीय प्रदेश कमेटी घोषित की गई। अवधनाथ पाल, अशोक कुशवाहा, रामधन गुर्जर उपाध्यक्ष बने हैं। महेंद्र चौहान, पप्पू लाल निषाद उपाध्यक्ष बनाए गए। हरीशचंद्र प्रजापति को महासचिव, ब्रजेश विश्वकर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ से खबर, इस वक्त संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। एसके, ये जो सपा की तरफ से ऐलान किया गया है, जो घोषित की गई है, ये 51 सदस्यीय प्रदेश कमेटी है, इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के जो पदाधिकारी थे उनको लगातार कोशिश कर रही है। जहां पहले उसने समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब उसके बाद जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी तैनाती सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर कर दी गई है। तो कहीं न कहीं सपा की कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको कहीं न कहीं तेजी के साथ पार्टी के साथ जोड़ा जाए। जिसमें 51 सदस्यीय प्रदेश कमेटी घोषित की गई है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और बाकी के जो अन्य इलाके हैं जिसमें अवध और मध्य यूपी शामिल है, उन सभी क्षेत्रों के जो पदाधिकारी हैं पिछड़ा वर्ग के, उनकी घोषणा कर दी गई है। 73 सदस्यों की अगर हम बात करें तो अलग अलग है। जहां 51 सदस्य प्रदेश कमेटी में घोषित हुए हैं, 19 सदस्य सचिव और पिछड़ा वर्ग कमेटी के हैं। साथ ही साथ जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, 73 सदस्यों की घोषणा की गई है। तो हम कहें कि पिछड़ा वर्ग जो समाजवादी पार्टी प्रकोष्ठ है उसके सभी प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से कर दी गई है। तो 2022 से पहले कहीं न कहीं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सपा को लगातार कर रहे हैं। उस दिशा में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के इन पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। जी, तो मिशन 2022 को लेकर तैयारियां पूरी लग रही हैं। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से अगर हम बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की बात करें तो बीजेपी का नेटवर्क सबसे
तेजी के साथ मजबूत हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2022 को लेकर लगातार संगठन में बदलाव कर रहे हैं और लगातार हर प्रकोष्ठ, प्रकल्प और मोर्चे के जो पदाधिकारी थे उनकी घोषणा लगातार जारी है। जिस तरीके से वो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ हो, अनुसूचित प्रकोष्ठ हो, सभी में लगातार सपा सुप्रीमो की तरफ से नए पदाधिकारियों की तैनाती की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित है पंचायत चुनाव के बाद 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर ये तैयारी सपा की तरफ से लगातार जारी है। ठीक है, चलिए इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं बढ़ते कोरोना को लेकर सभी जिलों में आपदा प्रबंधन कक्ष बनाने के निर्देश दिए गए। योगी सरकार में विशेष सचिव रेणुका प्रसाद ने सभी डीएम को ये निर्देश दिए आपदा प्रबंधन के लिए कक्ष बनाए जाएं। ऐसे रेणुका प्रसाद की आदेश और मंडलीय स्तर पर भी सभी आपदा कक्ष को जोड़ने के निर्देश दिए गए। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी कदम उठाएगी, तो रेणुका प्रसाद का ये बयान। ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आदित्य, सभी जिलों में आपदा प्रबंधन कक्ष बनाने के निर्देश दे दिए, कब से काम शुरू हो रहा है? देखिए, तत्काल प्रभाव से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अंतर्गत सभी जिला अधिकारियों को विशेष सचिव रेणुका प्रसाद ने कल पत्र लिखा था। इसके साथ ही सभी कमिश्नरी में एक आपदा प्रबंधन कक्ष बनेगा, जहां से सभी जो 5 जिले आते हैं कमिश्नरी में वो कंट्रोल किए जाएंगे और उसके बाद सभी कमिश्नरियां कंट्रोल होंगी उत्तर प्रदेश से, सॉरी माफी चाहेंगे लखनऊ से। तो इस तरह से एक चैन बनाई गई है कि सभी जिले मंडल में अपनी रिपोर्ट देंगे और मंडल की रिपोर्ट सीधे लखनऊ से कंट्रोल की जाएगी। इस अंदाज में 1 साल पहले जब कोरोना ने पैर पसारे थे और उसके बाद आपदा प्रबंधन कक्ष बनाए गए थे हर जिले में और उनकी मॉनिटरिंग सीधे खुद मुख्यमंत्री कर रहे थे, उसी अंदाज में फिर से आपदा प्रबंधन कक्ष खोले जाने की बात कही गई है, तत्परता कही गई है। पत्र में ऊपर हाथ से खुद रेणुका प्रसाद ने लिखा हुआ है कि अत्यंत आवश्यक, तो उससे गंभीरता पता चलती है। बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार बहुत गंभीर हो चुकी है। हमें लगता है कि अगले 1-2 दिन से मुख्यमंत्री होली के बाद से खुद हर दिन मीटिंग लेंगे और क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी वो खुद ही लेंगे। मीटिंग्स तो अभी भी चल रही हैं, क्योंकि जैसे अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, उनका नाम जैसे ही आता है तो एक एक्टिव मोड अलग ही छा जाता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वो व्यक्ति हैं जो कोरोना काल में बिल्कुल शांति से नहीं बैठे, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने हर रोज टीम 11 के साथ बैठक की। और अब जब कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ये कड़ाई भी देखने को मिल रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठकें करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपदा प्रबंधन कक्ष को लेकर, तो कार्य आप बता रहे हैं जल्द ही तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार कोरोना की स्थिति जान ले तो देखिए, कोरोना की स्थिति ये है कि हर दिन कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो वहां से 3 गुना बढ़ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ 10 गुना से अधिक रफ्तार है कोरोना के फैलने की। तो भयावह स्थिति है, इसको भयावह ही कहेंगे। इसी को देखते हुए इमीडिएट आदेश दिए गए हैं कि न सिर्फ आपदा प्रबंधन कक्ष बल्कि अस्पतालों को दुरुस्त किया जाए, प्राइवेट अस्पतालों से कॉन्टेक्ट किया जाए, जो 1 साल पहले किया गया था। मतलब किसी भी सूरत में अगर गंभीर मरीज है कोरोना का तो उसको कोई दिक्कत ना हो, हॉस्पिटलाइज हो और उसका इलाज प्रॉपर हो सके। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आदित्य तमाम जानकारियों के लिए। और लखनऊ से ही खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट बंद। बता दें 1 और 2 अप्रैल को बंद रहेगा हाईकोर्ट। प्रयागराज लखनऊ बेंच दोनों ही बंद रहेंगे। 1-2 अप्रैल को ई फाइलिंग भी नहीं होगी, तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ये जानकारी दी है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कोर्ट बंद रहेगा। हाईकोर्ट कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की वजह से बंद किया जा रहा है, ऐसे में ई फाइलिंग भी नहीं हो सकेगी। तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने ये जानकारी दी है। तो कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार की सख्ती भी बढ़ती जा रही है और इस सख्ती का नतीजा ये होगा कि एक बार फिर से नियमों में बंद कर रहना होगा, एक बार फिर से नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों को रोकने के लिए ये बेहद जरूरी है, आंकड़ों को नियंत्रित करने के लिए ये जरूरी है। संवाददाता आलोक मालवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। आलोक, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं बेंच की, तो बेंच बंद कर दी गई, प्रयागराज की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे में और क्या जानकारी है?
जी देखिए, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी जो पीठ है, लखनऊ पीठ है और इलाहाबाद हाईकोर्ट है, दोनों को 2 दिन के लिए बंद किया है और 2 दिनों तक इन पूरे कोर्ट परिसर का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। सैनिटाइजेशन करने के साथ ही सैटरडे और संडे 2 दिन की और छुट्टी रहेगी, तो कुल मिलाकर 4 दिनों तक सैनिटाइजेशन का काम होगा और उसके बाद कोविड नियमों के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ को खोला जाएगा और उसके बाद से फिर से उसमें सुचारू रूप से काम होगा। तो ये काफी अहम निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया है कि किस तरह से कोविड के जो बढ़ते हुए पेशेंट हैं, इन पेशेंटों को रोक लगाने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरे प्रदेश के लोग आते हैं और जगह जगह से लोग आकर अपनी फरियाद को लगाते हैं, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस तरह का निर्णय लिया गया है कि सैनिटाइजेशन करने के साथ ही कोविड के जो खतरे हैं वो बढ़ने से रोक लगेगी। इसलिए 2 दिनों तक बंद करने की जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली है। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर से खबर, दबंगों ने युवक की पिटाई की है। बाइक से आए दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। पिटाई के बाद दबंगों ने जमकर पथराव भी किया और आपको बता दें मारपीट के बाद मौके से फरार हो गए ये दबंग। तो पथराव और मारपीट में 2 घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए मारपीट करते हुए दबंग दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बाइक से आए थे ये दबंग। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बाइक से आए दबंग और घटना को अंजाम दिया, मौके से फरार भी हो जाते हैं। देखिए मारपीट के बाद पथराव भी किया गया है। देखिए किस तरीके से पथराव कर रहे हैं। तो कानपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक। देखिए जरा किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, किस तरह से पथराव कर रहे हैं। बाइक से आते हैं ये दबंग और मारपीट करते हैं, पथराव करते हैं और मौके से फरार भी हो जाते हैं। संवाददाता सूरज पांडे कानपुर से हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के लिए। सूरज, आपसे जानेंगे ये वीडियो कब का है और आखिर क्या कारण रहा जो इन दबंगों ने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 60 इलाके, जहां पर दबंगों का हौसले इतने बुलंद है कि एक युवक अपने घर से बाहर खड़ा हुआ था, तभी आधा दर्जन दबंग युवक के घर पर आए और ताबड़तोड़ पत्थर चलाने लगे और यही डंडों से युवक की जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। तो वहीं जिस युवक की पिटाई हुई है वो काफी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की थी। और वहीं सब आपको बता दें कि पूरी मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, मगर पुलिस के अभी भी हाथ खाली है। आखिर कोई कारण क्या सामने है, क्या कारण थे? जी आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा इलाके में इस वक्त 9 युवकों में गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आए दिन कहीं ना कहीं दबंग जो है वो किसी न किसी घरों पर हमला बोलते हैं और लगातार पुलिस के पास इस तरीके की शिकायतें पहुंच रही हैं, मगर पुलिस इस तरीके के जो गुंडे बदमाश हैं उनको पकड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही। तो ऐसे में तो लोगों को ज्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि कोई भी अपने घरों के बाहर खड़ा हुआ घर के अंदर भी हुए तो सुरक्षित नहीं होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि सूबे के मुखिया लगातार अपराधियों और गुंडों के हौसलों को तोड़ने के लिए फास्ट एनकाउंटर जैसे आदेश दे चुके हैं और लगातार पुलिस फास्ट एनकाउंटर भी कर रही थी, मगर आपको बता दें कि कानपुर की बर्रा पुलिस पूरी तरीके से बदमाशों के सामने नतमस्तक है। बदमाशों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है, जिसका ये उदाहरण साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बदमाश खुलेआम एक मकान पर पत्थरबाजी और युवक की जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के लोग जो हैं वो दबंगों उससे दहशत में हैं और कोई भी युवक को बचाता हुआ नहीं दिखा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अमेठी से खबर, प्राइवेट स्कूल के गेट की शटरिंग गिरने से हादसा हुआ। हादसे में दबकर करीब 6 मजदूर घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और आपको बता दें घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल के गेट की शटरिंग गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है।
तो हादसे में दबकर करीब 6 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और जहां पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया फिलहाल। अमेठी से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 6 मजदूर दबकर घायल हुए। हंसराज संवाददाता हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए। हंसराज, आपसे जानेंगे, हादसे में 6 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा हुआ, इसके बारे में जानकारी दें और मजदूरों की क्या स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक विद्यालय का गेट बनाया जा रहा था जिस पर जो है गेट की शटरिंग की जा रही थी, जिसमें वो शटरिंग करते समय शटरिंग पूरी लेकर गिर गई और जिसमें लगभग 5 से 7 मजदूर थे और 5 मजदूर उसमें घायल हो गए, जिसमें कि सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची और स्थानीय लोग पहुंचे और इन लोगों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर पहुंचाया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की दमदार पैरवी काम आई। पंजाब सरकार ने मुख्तार को बचाने की पूरी साजिश रची, लेकिन योगी सरकार के दावे के आगे कांग्रेस सरकार की दलीलें धाराशायी हो गई। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और आदेश दिया कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाए। आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। वो तो लीजिए एक बात जानना चाहूंगा इन दलों से कि उन माफियाओं के साथ रिश्ते क्या हैं, इन लोगों के क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा अपने नेतृत्व से पूछ लिया करिए कि भाई क्या रिश्तेदारी निभानी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराधियों के हर गुनाहों का पूरा हिसाब कर रहे हैं। अपराधी चाहे जहां छिपा हो या सत्ता के संरक्षण पाकर सजा से बचने की कोशिश कर रहा हो, योगी के हंटर से वो नहीं बच सकता। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने माफिया मुख्तार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में महंगे महंगे वकील खड़े कर दिए, लेकिन योगी सरकार के दमदार दावे और पैरवी ने कांग्रेस सरकार को आईना दिखा दिया। कांग्रेस ने मुख्तार को यूपी न भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट से खूब गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने 2 टूक कहा कि 2 हफ्ते के भीतर मुख्तार को यूपी की जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय से सत्यमेव जयते एकदम प्रमाणित हुआ है, सत्य की जीत हुई है और ये साफ हुआ कि कांग्रेस का हाथ मुख्तार के साथ। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है प्रियंका वाड्रा जी से कि प्रियंका वाड्रा जी, आप कैसी राजनीति करना चाहती हो? आप अपराधियों के साथ कब तक खड़ी रहोगी? उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अब 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट तय करे कि अंसारी यूपी की किस जेल में रहेगा। माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की योगी सरकार की कोशिशें रंग लाई। हालांकि कई बार इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को साफ कर दिया है कि माफिया मुख्तार अंसारी को 2 सप्ताह के अंदर यूपी पुलिस को सौंपा जाए। तो निश्चित है कि जब माफिया मुख्तार अंसारी यूपी पुलिस की गिरफ्त में होगा तो कहीं न कहीं जो मामले उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर दर्ज हैं उन पर सुनवाई में अब तेजी आएगी। साथ ही साथ माफिया मुख्तार अंसारी के यूपी आने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट यह तय करेगी कि उसको किस जेल में रखा जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज हैं, तो निश्चित है कि अब उन मामलों में सजा दिलवाने के लिए यूपी सरकार तेजी के साथ काम करेगी। मुख्तार को यूपी लाने से कृष्णानंद राय की पत्नी और बीजेपी विधायक अलका राय को इंसाफ की उम्मीद जगी है। अलका राय ने मुख्तार को यूपी भेजने के लिए प्रियंका गांधी को कई दफा मार्मिक खत लिखा था, लेकिन प्रियंका गांधी ने कभी उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। इसके उलट पंजाब में उनकी सरकार मुख्तार को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती रही,
लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने प्रियंका को भी आईना दिखाया है। हम 2-3 बार पत्र लिख चुके थे जी, कुछ उसका रिप्लाई नहीं, उसका रिप्लाई कुछ नहीं आया। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट से मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस आने के लिए आदेश कर दिया है। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप तो मेरी बात को समझे हैं, उसको उत्तर प्रदेश भेजने का कष्ट किए हैं। कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तरह जो भी न्याय मिले माने न्याय मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। जो हमारे बात को प्रियंका वाड्रा जी नहीं समझ पाई होंगी, चाहे जो भी हो, मैं इस पर नहीं चर्चा करना चाहूँगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मिला है आज आने के लिए, इस पर मुझे भरोसा है कि न्याय से मुझे सहयोग मिलेगा। यूपी के मुखिया ने माफिया राज और गुंडा राज से मुक्त करने का संकल्प ले रखा है। उसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर योगी सरकार का हंटर है। मुख्तार गैंग के कई अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल की सलाखों तक पहुंच चुके हैं और अब पंजाब की रोपड़ जेल में चांदनी रात गुजारने वाले मुख्तार पर यूपी की जेल की करारी मार पड़ने वाली है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस बात की मोहर लगाई है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों का सफाया हो रहा है, अपराधी जो नेस्तनाबूद हो रहे हैं, उस पर मोहर लगाने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। आज का दिन सत्यमेव जयते का दिन है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस की, उत्तर प्रदेश प्रशासन की एक बड़ी जीत है आज के लिए। जो मुख्तार अंसारी हमेशा इस बात से बेफिक्र रहता था कि सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता। मुख्तार अंसारी की इसी सोच पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाकर प्रदेश के दूसरे जिलों के गुंडों और माफियाओं को भी कड़ा संदेश दे दिया है कि अपराधी चाहे जो हो, उसके खिलाफ कार्रवाई का हंटर जरूर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर प्रयागराज से। एसडीएम समेत 5 राजस्व कर्मियों का केस दर्ज किया गया है। सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सोराव थाने में केस दर्ज किया है। सोराव थाना पुलिस ने जालसाजी का केस दर्ज किया है। राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। एसडीएम सोराव अनिल चतुर्वेदी पर केस दर्ज किया गया है। तहसीलदार अजीत कुमार सिंह पर केस दर्ज किया गया है। नायब तहसीलदार मृदुला दुबे पर केस दर्ज किया गया है। बता दें, राजस्व निरीक्षक कपिल मिश्रा पर केस दर्ज किया गया है। हल्का लेखपाल गुरु प्रसाद यादव पर भी केस दर्ज किया गया है। बता दें, लेखपाल ने विपक्षी को लाभ पहुंचाने के लिए झूठी रिपोर्ट लगाई थी। प्रयागराज से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसडीएम समेत 5 राजस्व कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। सीजेएम कोर्ट के आदेशों पर सोराव थाने में ये केस दर्ज किए गए हैं। सोराव थाना पुलिस ने जालसाजी का केस दर्ज किया है इन सभी पर। ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ी कार्रवाई। संवाददाता राज बहादुर प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। राज बहादुर, ये जो बड़ी कार्रवाई दिखाई दे रही है, इसके लिए अपडेट क्या है? जैसा कि बता दें, सोराव तहसील के एसडीएम और तहसीलदार और थाना अध्यक्ष के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया। दिन पहले एक जमीन का विवाद था, बाउंड्री वाल के लेकर एसडीएम कोर्ट ने आदेश दिया था रुकवाने के लिए, तब भी उसके बावजूद भी निर्माण हुआ। तो जिसका शिकायतकर्ता सीजेएम कोर्ट ने मुकदमा 156(3) के तहत दायर किया था, जो कि माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश के ऊपर कल शाम तक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि नक्शे में कागज को भी चेंजिंग किया था, गलत रिपोर्ट लगाए थे, जो कि न्यायालय ने संज्ञान मामले को लिया। 420 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है, काफी सरकारी कागज को चेंजिंग किया है। जी ठीक है राज बहादुर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।